करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सभी जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में, जहां आज हमारे हेल्थ गुरु हैं हार्मोन स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश अग्रवाल सर। वेलकम टू द स्टूडियो सर। सर से आज हम जानेंगे थायराइड और डायबिटीज़ को लेकर की भी जितनी भी अवेयरनेस हम जान सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट कर सकती हैं, सर आज हमें बताएंगे। सर शुरुआत ही इसी से करते हैं कि सर एक्चुअली थायराइड है क्या? ऋषिका, थायराइड इज़ ए ग्लैंड। थायराइड एक बीमारी का नाम नहीं है कि बहुत कॉमन कि मुझे थायराइड की बीमारी है। थायराइड ग्लैंड में कोई बीमारी है और उसमें बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे थायराइड हार्मोन। वो थायराइड हार्मोन भी थायराइड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, तो उसमें वो हार्मोन्स या तो कम बनने लगें या वो सामान्य से अधिक बनने लगें या उसमें कोई स्वेलिंग आ जाए, जिसे हम कॉमनली कंठमाला या गॉइटर बोलते हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है, या उसमें कैंसर भी हो सकते हैं, सूजन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो कई प्रकार की उसमें बीमारियां होती है। तो थायराइड इज़ नॉट ए डिसीज़, थायराइड इज़ ए ग्लैंड। उसमें कौन सी थायराइड की बीमारी है आपको वो याद रखना चाहिए। जी सर, तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है ना सर? अब इसी के साथ सर ये आम क्यों होती जा रही है इतनी? थायराइड बीमारी के कारण बहुत सारे हैं। एक आयोडीन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना, और आयोडीन की कमी, जो गॉइटर है ख़ास तौर पे वो आयोडीन की कमी से होता है, और पॉल्यूशन एक उसका मुख्य कारक है। और फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं, जैसे महिलाओं में थायराइड की बीमारियां ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो कुछ फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो उसको एग्रावेट करते हैं, फिर उनमें प्रेगनेंसी के वजह से कुछ ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से थायराइड की बीमारियां कॉमन होती है। और दूसरा, आजकल क्या होता है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो जल्दी डायग्नोसिस होने लगा है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो उस समय 6 हफ्ते में थायराइड की रिपोर्ट आती थी। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट में मिल सकती है। सर, तो आपने प्रेगनेंसी का बताया, सर प्रेगनेंसी में कितना इफेक्ट करती है थायराइड? देखिए, थायराइड में प्रेगनेंसी को 2-3 प्रकार से लेना पड़ेगा कि किसी महिला को थायराइड की बीमारी है और मोस्ट कॉमन जो होती है हाइपोथायराइडिज्म, तो उसको पहले से कंट्रोल करें अगर पता है तो। कुछ महिलाओं को थायराइड की डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस दौरान उसको बार बार टेस्ट कराना पड़ते हैं और डोज इंक्रीज़ होता है। अब थायराइड में 2 जो मोस्ट कॉमन बीमारियां, हाइपोथायराइडिज्म, उसका इलाज लगातार चलता रहता है। हाइपरथायराइडिज्म अगर पहले से पता है तो ट्राई टू अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। पर अगर नहीं कंट्रोल कर सकते और प्रेगनेंसी हो ही गई है तो फिर डॉक्टर की सलाह से हम उसको उसके डोजेस और दवाइयाँ रीएडजस्ट करते हैं। सर, आपको क्या लगता है थायराइड जेनेटिक्स के कारण आज इतना बढ़ता जा रहा है, या तो ये हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण हो रहा है? थायराइड जेनेटिक भी होता है। कई बीमारियां जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से होती है थायराइड के अंदर, परंतु मैक्सिमम इट इज़ एक्वायर्ड डिसीज़। और जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज है, मतलब पॉल्यूशन, खान पान, ये सब मिल के उसको अफेक्ट करते हैं। जी सर। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जी सर। तो सर, जब हम देखते हैं कि थायराइड के लिए सर सिम्टम्स क्या होते हैं कि लोगों को पता चल जाए वो जाके टेस्ट करवा लें? देखिए, थायराइड मैंने कहा पहले ही कि ये बीमारी नहीं है। तो थायराइड में कौन सी बीमारी, तो हर एक बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो मैं अभी सबसे कॉमन बीमारी जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसका इलाज यूजुअली ज़िंदगी भर चलता है, उसके लक्षण बताता हूँ। कि उसमें शुरुआती दौर में थकान आना, ड्राई स्किन होना, ठीक नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, लेजीनेस, नींद ज़्यादा आना, आवाज़ में बदलाव आना, महिलाओं में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मेंसेस के टाइम पे, या जो यंग लेडीज़ हैं तो उनमें प्रेगनेंसी की दिक्कत आ सकती है। तो ये सब नॉन स्पेसिफिक उसके सिम्टम्स होते हैं। तो बेस्ट कि उसका टेस्ट करा के और रूल आउट कर लें। सर, जो लोग नज़रअंदाज करते हैं सर इसको कि उनके में सिम्टम्स दिखने लगे, सर ये कितना खतरनाक होता है? मैं इसको
दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि अगर हाइपोथायराइडिज्म इज़ द सेफेस्ट डिसीज़ इन द वर्ल्ड, थायराइड की जो हार्मोन की कमी होती है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, वो दुनिया में सबसे सुरक्षित बीमारी है। अगर लगातार उसको नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। पर ऐसा आजकल बहुत रेयर होता है क्योंकि टेस्ट बहुत आसान हो गए हैं, इलाज बहुत ही सस्ता इलाज है, बहुत चीप इलाज है और बहुत मिनिमम ड्रग्स लगती हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान सी समझी जाने वाली बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत आसान है। सर, थायराइड का वेट से कितना ज़्यादा कनेक्शन है? कभी कभी बढ़ता है लोगों का, कभी घटता है। अगेन हाइपोथायराइडिज्म, उसमें वेट बढ़ता है, पर जैसे किसी का वजन 50 किलो ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ थायराइड। थायराइड से 2, 4, 5 किलो या बहुत सीवियर है तो थोड़ा ज़्यादा वज़न बढ़ सकता है। और इसका अपोजिट होता है थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म, उसमें हार्मोन ज़्यादा बनता है और उसमें वज़न कम होने लगता है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है। जी सर, अब हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सर, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, सर उसमें मेनली क्या डिफरेंस होता है? टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का डिफरेंस ये है कि हमारे देश में सबसे कॉमन बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआती दौर में आपको दवाइयों से इलाज हो सकता है क्योंकि उसमें पूरी तरह आपका शरीर में इंसुलिन बनना बंद नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑन द कंट्रेरी इंसुलिन शुरुआती दौर से ही 80 to 90% ख़त्म हो जाता है, आपका वो बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। तो आपको पहले दिन से डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं। और यूजुअली ये गरीब तबके में ज़्यादा होती है टाइप 1 और छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, पर बड़ों के भी हो सकती है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, वज़न बहुत कम होता है। आदमी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है, यानी कीटोएसिडोटिक कोमा हो सकता है उसको। और पहली बार यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहली बार कोमा में ही लाए जाते हैं क्योंकि उनको कोई डायबिटीज़ सस्पेक्ट नहीं करता। पहली बार जब वो उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है, उल्टियाँ, दस्त, और 2-3 दिन में तो वो कोमा में चले जाते हैं, तब पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है, एंड दैट इज़ टाइप 1। टाइप 2 ऑन द कंट्रेरी उनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको वेट गेन होने लगता है, उनके गर्दन पे और आर्म पिट में जैसे ब्लैक डार्क ब्राउन डिपॉजिट्स हो जाते हैं जो मेल समझते हैं कि वो मेल जमा हो गया। और कई लोग उसको घिस के रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस तो वो साफ़ नहीं हो सकते। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से, और ऐसे लोगों को भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सर, पहले हम देखते थे कि जब डायबिटीज़ और थायराइड जैसी चीज़ों की बात होती थी तो लोग ये बोलते थे कि ये एक एज ग्रुप को होगी, लेकिन सर आज की डिसीज़ में कोई एज ग्रुप डिसाइड नहीं है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड ग्लैंड को लेकर के। सर, इसके बारे में क्या? बिल्कुल, ये बीमारियां सारी एडवांस हो गई है। मतलब जो बीमारी पहले सपोज़ 50 साल की उम्र में होती थी, तो अब वो 30 साल की उम्र में होने लगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली मिडिल एज में होती थी पहले, अब वो एक्सेप्शन नहीं रहा। अब तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी होने लगी, यंग स्टूडेंट्स में भी होने लगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी। वेट बहुत बढ़ रहा है और वेट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या वाइसी वर्सा इज़ आल्सो ट्रू। इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से वेट बढ़ता है और वो डायबिटीज़ को पैदा करता है। जेनेटिक्स इसमें एक और मेजर फैक्टर रहता है, और फिर आपकी लाइफ स्टाइल। जी सर, जैसा कि आपने बताया सर कि टाइप 1 में वो लोग होते हैं जिनके अभी स्टार्टिंग स्टेज रहती है, तो सर क्या ये ऐसा होता है कि जिनको शुरू में ही हुई है डायबिटीज़ तो उनको रिकवर किया जा सकता है? टाइप 1 में यूजुअली रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी बगैर दवाई के इलाज या बगैर इंसुलिन का इलाज नहीं होगा। हाँ, एक छोटा सा पीरियड कुछ टाइप 1 के मरीज़ों में आ सकता है, और वो हनीमून पीरियड ऑफ डायबिटीज़, ये मेडिकल टर्म है, तो ये हनीमून पीरियड ऑफ डायबिटीज़ कहलाता है। और उस दौरान उनकी डायबिटीज़ विदाउट इंसुलिन भी कंट्रोल में रह सकती है, और ये बहुत छोटा पीरियड रहता है, किसी को कुछ महीना या कुछ सप्ताह या किसी को 1-2 साल। पर इसको ये मतलब ना समझें कि वो परमानेंटली ठीक हो गई, वो रिकवर होती ही है। सर उसको चेकअप कराते रहना चाहिए। यस, वो आप
अपना रेगुलर स्क्रीनिंग से आप बाहर मत जाइए, रेगुलर अपने टेस्टिंग जरूर कराते रहिए। जी सर, हम देखते हैं सर स्मार्ट वॉचेस हो गए और बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइस आ गए हैं जो को उसको टेस्ट करते रहते हैं बाय द टाइम। लेकिन सर जितना ये एआई हमारे लिए हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं सर वो एक चीज़ को एलिमिनेट करता है। सर आपको क्या लगता है कि ये नुकसानदायक भी कभी कभी होता है और कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है? सर आपको क्या लगता है, इसे कैसे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव की दशा और दिशा दोनों बदल दी है और लाइफ को बहुत आसान भी बना दिया है, तो कई तरह की जटिलताओं से भी रूबरू करा दिया है। और अभी हाल ही में जस्ट फ्यू डेज बैक मेरा एक आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नेशनल जर्नल है, इंडेक्स जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उसमें पब्लिश हुआ है और उसका टाइटल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी ह्यूमन, कैन नॉट बी सोशल, कैन नॉट बी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। तो ये जो मनुष्य के जो मेन उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, भावना, संवेदना, इमोशंस और सोशलिज्म, जो सामाजिकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सर मिथ्स को लेकर के कुछ बात करते हैं। सर फास्टिंग को लेकर के लोगों में आज भी अवेयरनेस नहीं है कि फास्टिंग के पहले उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो डायबिटीज़ के हैं, या फिर सर ऐसा क्यों होता है और उन्हें क्या कंसल्टेशन मिलती है उसके बाद? देखिए, डायबिटीज़ में फास्ट करना या नहीं करना ये डिपेंड करता है डायबिटीज़ कितनी सीवियर है और वो किस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं। एंड यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि मैं ये फास्ट करना चाहता हूँ इतने समय का, तो वो आपकी डायबिटीज़ का उस हिसाब से इलाज लिखेगा या आपको ये सलाह देगा कि आपको फास्ट करना है या नहीं करना है। दूसरा, मैं उसके लिए एक और चीज़ सलाह देता हूँ कि अगर आपको लंबे फास्ट करना है, जैसे जैन समाज में वो कई दिनों के पर्यूषण होते हैं, या मुस्लिम समाज में रमज़ान होते हैं, या हमारे नवरात्रे होते हैं, तो उसमें हमको उसकी मॉक ड्रिल कर लेना चाहिए। मतलब जब आप शुरू करने वाले हैं उसके कुछ दिन पहले 1 या 2 दिन का फास्ट करके अपने ब्लड शुगर के वेरिएशंस देख लेना चाहिए और उसमें बार बार ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ता है। या फिर उसके लिए आजकल एक ऐसा साधन भी है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। उसमें एक सेंसर लग जाता है और हर 15 मिनट में आपका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करके वो 14 दिन का रीडिंग दे देता है। खर्चीला होता है थोड़ा, पर उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी शक्कर कम होती है, बढ़ती है, या किस तरह की दवाइयों का उपयोग करना या कौन सी दवाइयाँ अवॉइड करना, ये सब चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। सर जब किसी भी पेशेंट के इंसुलिन इजेक्ट होने लगता है तो सर आपको क्या लगता है कि ये फिर ठीक हो सकता है या फिर वो कंटिन्यूअसली उनके इंजेक्शन ज़रूरी है? इंसुलिन इंजेक्शन, ओके। इंसुलिन इंजेक्शन, देखिए बेसिकली डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। तो जब मरीज़ का इंसुलिन का जो स्टोरेज है या उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 50% से कम हो जाती है, तब डायबिटीज़ का पता चलता है। मतलब 50% तो आप लॉस में हैं ही, तो इंसुलिन इतना चाहिए। वो 50% से जब तक आपका काम चलता है तब तक इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अब जब हमारे यहाँ क्या, इंजेक्शन जब डॉक्टर बोलता है तब लोग नहीं लगाते, जब स्थितियाँ बहुत गंभीर हो जाती है तब लगाते हैं। तो यूजुअली उसके बाद इंसुलिन बंद होने की संभावना बहुत कम होती है। और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें खुश होने के बजाय दुखी होना चाहिए जब आपका इंसुलिन बंद हो, क्योंकि अगर आपकी किडनी ख़राब होती जा रही है तो हो सकता है आपका इंसुलिन बंद हो जाए या कम हो जाए, तो वो खुश होने की स्थिति नहीं है। किडनी आपकी ख़राब हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ इंसुलिन, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली आपको डॉक्टर से ये चीज़ें डिस्कस करना चाहिए कि आपके केस में क्या हो रहा है, ये आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। सर बाज़ार में बहुत तरीके की शुगर मिलती है, ब्राउन शुगर की भी बात होती है और वाइट शुगर की भी बात होती है। सर अगर हम किसी डायबिटोलॉजिस्ट से पूछे तो उनका क्या रिएक्शन होगा कि हमें क्या लेना चाहिए, ब्राउन या वाइट? देखिए, नॉर्मल आदमी के लिए जितनी सफ़ेद चीज़ें होगी वो ज़्यादा नुकसान करेगी। तो वाइट शुगर इज़ मोर डेंजरस देन ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर इज़ मोर डेंजरस देन गुड़, गुड़ इज़ मोर डेंजरस देन शहद, हनी।
तो ये चीज़ें, क्योंकि उसमें शहद को लें या गुड़ को लें, जो घानी का काला गुड़ होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कैलोरीज न्यूट्रिएंट कैलोरीज होती है, मीन्स उसमें विटामिन्स भी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। वाइट शुगर में ये कुछ भी नहीं है, ओनली फ्री कैलोरीज, नॉन न्यूट्रिएंट फ्री कैलोरीज। ये मेडिकल टर्मिनल, आप उसको ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो वज़न बढ़ाती है और स्वाद देती है। ये वज़न तो ये भी बढ़ाएगी क्योंकि कैलोरीज हैं, स्वाद देती है, पर साथ में न्यूट्रिशन मीन्स मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स, ये सारे भी प्रोवाइड करती है। सर इंजूरियस ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर अल्कोहल, सर वो कितना नुकसानदायक होता है? अगेन द सेम थिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो सब, और आर्टिफिशियल कैलोरीज हैं, नॉन न्यूट्रिएंट कैलोरीज हैं, तो दे ओनली प्रोड्यूस वेट गेन या आपका स्वाद। उसके सिवा, स्वाद के सिवा वो कुछ नहीं देती और वज़न बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती, है ना। एनर्जी मिलती है भाई, कोई भी कैलोरीज होगी तो वो एनर्जी तो देगी, पर वो न्यूट्रिएंट कैलोरीज नहीं है। हम फलों का रस लें और आप अपना कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, जो आर्टिफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक है, कोक, व्हाटएवर इट इज़, तो उसको कंपेयर करेंगे तो इट इज़ मच बेटर। और फल पूरे खाना है, बजाय इसके कि जूस को, फल खाइए। ज़्यादा प्रायोरिटी फल को रखना है। उसमें रफेज भी होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट चीज़ें रहती है, वो हमें मदद करती है। सर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है शुगर फ्री मिठाई, सर उसका क्या इम्पैक्ट होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए? शुगर फ्री मिठाई एक बरगलाने वाली चीज़ है, तो उसकी वजह बरगलाने वाली इसलिए नहीं कि वो ख़राब है। शुगर फ्री मिठाई मतलब उसमें शुगर नहीं है। अब शुगर की थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम मावा या ड्राई फ्रूट्स या लगभग 5 से 7 कैलोरी के बीच में होता है। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 6.5, तो ऐसे कैलोरीज होती है। अब आप 100 ग्राम मिठाई की अगर शुगर वाली मिठाई है तो 80 ग्राम समझ लो उसमें मावा है या ड्राई फ्रूट है, और 20 ग्राम शुगर है, तो 20 ग्राम शुगर की 80 कैलोरी। वो 20 ग्राम शुगर आपने हटाई तो उसकी जगह मावा ने ले ली या ड्राई फ्रूट ने ले ली, तो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ों ने ले ली। अब ये तो हो गया कि वो शुगर फ्री स्वीट्स में ज़्यादा कैलोरीज हो गई, पर उसके ऑन दी कॉन्ट्रेरी पेशेंट क्या करते हैं, उस मिठाई को कम खाने के बजाय ज़्यादा, बोले ये शुगर फ्री है, 1 पीस के बजाय 2 पीस खा ली, तो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें, ज़्यादा मिठाई खा ली, तो आपका वो उसका जो पर्पज़ है शुगर फ्री स्वीट्स का, वो ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ये कोई बताता नहीं है। शुगर फ्री स्वीट्स खूब खाओ, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी। शुगर तो हर, आप वो चीज़ जिसमें कैलोरीज़ हैं वो खाएंगे तो बढ़ेगी, भले वो न्यूट्रिएंट कैलोरीज हैं और नॉन न्यूट्रिएंट कैलोरीज। सर मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज़ को लेकर के कि सर आप हार्मोन स्पेशलिस्ट भी हैं और डायबिटोलॉजिस्ट, तो सर क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है कि थायराइड और डायबिटीज़ को लेकर के? थायराइड, डायबिटीज़, इनको ये कह सकते हैं कि ये बहुत गहरे दोस्त हैं। डायबिटीज़ वालों को थायराइड के डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और थायराइड डिसऑर्डर्स वालों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, पर फिर भी ये इंसिडेंस, मतलब फॉर जनरल पब्लिक ये हम कह सकते हैं कि इनमें ज़्यादा होती है। तो जब भी आपको डायबिटीज़ हो तो उसको स्क्रीन ज़रूर कर लेना चाहिए कि थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, या थायराइड डिसऑर्डर है तो स्क्रीन कर लें कि डायबिटीज़ तो नहीं है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू अवॉइड। सर शुगर फ्री एक दवाई भी मिलती है जिसको चाय में लोग नॉर्मली डालते हैं, सर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? वो सच में होती है या सिर्फ ऐसे मिथ है? शुगर फ्री जो वो स्वीटनर्स बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो उसका पर्पज़ वही है कि वो एक छोटी सी पिल होती है 2 मिलीग्राम की, या वो पाउडर के रूप में भी आती है, ड्रॉप्स के रूप में भी आती है, तो एक ड्रॉप से वो 1 चम्मच शुगर के बराबर आपको मीठा कर देती है। और तो वो 1 चम्मच शुगर में 20 कैलोरी, मतलब 5 ग्राम का शुगर का चम्मच है तो 20 कैलोरी, तो वो 20 कैलोरी आपकी कट डाउन हो गई, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, दे आर सेफ। पर उसको भी वही बात है कि उसको अधिकता में कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। जी सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि कोई पेशेंट आया एंड सर उसको डायबिटीज़ हुई हो, बट वो बहुत कंसर्निंग है इस चीज़ को लेकर के, एंड बाय द टाइम ही गॉट रिकवर्ड, तो सर उसका ऐसा कोई एग्जाम्पल?
नहीं, मैं आपकी बात समझ सर नहीं जैसे पाई कि थी क्या? आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता ठीक है, है। सर उसको डायबिटीज़ होता है और सर उसे एकदम डायग्नोज पता चलता है कि अभी हुआ है, सो प्री डायबिटीज़ है। सर क्या ऐसा हुआ है कि वो बहुत कंसर्निंग चीज़ हो, सर वो क्या अवेयरनेस होनी चाहिए उस वक्त? प्री डायबिटीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्री डायबिटीज़ को आप ऐसे समझें कि जैसे ये एक दो पार्ट्स हैं, तो इसके इस तरफ सारे के सारे नॉर्मल लोग हैं और इसके इस तरफ सारे के सारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो ये बीच की स्थिति है, नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की स्थिति प्री डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है कि जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उनकी शुरुआत डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होने के 5 से 10 साल पहले हो चुकी होती है। तो प्री डायबिटीज़ स्टेज में आपको पता चल जाए तो यहाँ से डायबिटीज़ का रिवर्सल टुवर्ड्स नॉर्मल इज़ इजी एंड पॉसिबल। डायबिटीज़ से टुवर्ड्स नॉर्मल इज़ डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो प्री डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस। उस स्टेज में हमको पता चल गया, उसके एक पैरामीटर होते हैं A1C, दैट इज़ नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज का पैमाना होता है वो पिछले 3 महीने का रफली ब्लड ग्लूकोज का एवरेज देता है। तो वो नॉर्मल होता है लेस देन 5.7। वो 5.7 से जितना कम है वो नॉर्मल, मतलब वो इस तरफ के लोगों के लिए। 6.4 के ऊपर डायबिटीज़, तो वो इतना जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डायबिटीज़। ये 5.7 से 6.4 के बीच के जो लोग हैं इनमें टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। अगर आप प्रयास करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, डाइटरी हैबिट्स और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। सर डाइटरी हैबिट्स आपने बोल दिया, तो उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? डाइटरी हैबिट्स में बैलेंस डाइट लें। जितना हम नेचुरल खाएंगे, जितना ये जो रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करें, पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट शुगर, मैदा की चीज़ें और डेंस कैलोरिक जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आपके जब प्लेट होती है, जो डाइट की प्लेट होती है, उसमें आपका फ्रूट्स होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, रफेज होना चाहिए। अब जैसे हम आटे को ही ले लें कि आटे को बिल्कुल रिफाइन कर दें तो मैदा बन जाता है। तो आटे में क्या होता है, चापड़ होता है, चोकर बोलते हैं उसको या रफेज बोलते हैं। वो रफेज को हम यूज़ करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक तो ये, दूसरा टाइम, आप अर्ली ईटर्स रहिए, मतलब लेट ईटर्स जो होते हैं उनमें डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो जल्दी खा लें। अगर पॉसिबल नहीं है, लेट खाते हैं, तो खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। और सोने के और रात के खाने के बीच में पैदल ज़रूर चलें 15 से 20 मिनट। मैंने एक रूल बनाया है जो इजी टू एक्सप्लेन पेशेंट को, रूल ऑफ 20, कि आप 20 वज़न ज़्यादा है तो 20% खाने में कटौती कर दें। 20 मिनट में चबा चबा के खूब अच्छे से खाना खाएं। 20 मिनट सुबह शाम पैदल चलें और खाने और सोने के बीच, रात को खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। तो आपको एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां काफ़ी कम होती है। सर हम देखते हैं कि हाई शुगर की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन लो शुगर जिनको हो जाता है, सर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, लो शुगर किसी दवाई के वजह से हो रहा है तो दैट इज़ डिफरेंट। आपकी दवाइयाँ कम करेंगे डॉक्टर, या बंद करेंगे या चेंज करेंगे। पर नॉर्मल कोर्स में भी ब्लड ग्लूकोज लो हो सकता है। जैसे भूखा आदमी बोले बेहोश होकर गिर पड़ा, तो क्यों हो गया? वो इसी वजह से होता है कि उसकी ब्लड ग्लूकोज कम हो गई। तो उन लोगों को अपना रेगुलर खाना खाना है। उसके बावजूद कई लोगों को फिर उसकी कई लोगों को शुगर कम होती है, तो उसको डायग्नोसिस करना चाहिए कि कोई बीमारी के वजह से तो नहीं। एक ट्यूमर होता है, इंसुलिनोमा, बहुत रेयर है पर हो सकता है। तो उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसको बार बार उसकी शक्कर कम हो जाती है, उसको बार बार कई प्रकार के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, मिर्गी के दौरे जैसे भी पड़ सकते हैं या बेहोश हो सकता है। तो वो डायग्नोसिस, वो उसकी टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमको पता चलता है। तो कारण हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर रूटीन उसमें हो रहा है, कोई कारण नहीं है, तो अपना रेगुलर डाइट। अगर आपको बार बार शक्कर की कमी जैसा लगता है तो फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, छोटे छोटे मील्स लीजिए।
सर बीपी का कितना ज़्यादा इन थायराइड से भी और सर डायबिटीज़ से कितना ज़्यादा सर कनेक्शन है? बीपी डायबिटीज़ के मरीज़ों में ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सब मिले हुए एक दूसरे से हैं। मैंने बोला ना, ये सब बहुत गहरे दोस्त हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, आपका हार्ट डिसीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये एक दूसरे को, एक आया तो दूसरे को बुलाने की तैयारी कर लेता है। तो ये हमको ये चीज़ मान के चलना है कि एक आया है तो दूसरा आ जाएगा, उसको आने नहीं देना है। और उसके लिए हमको रेगुलर चेकअप, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डॉक्टर की सलाह और रेगुलर चेकअप, उसका कोई अल्टरनेटिव। सर आपने ये बोल ही दिया और मेरा अगला क्वेश्चन ही यही था कि लोग सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देख करके खुद को डायग्नोज करने लगते हैं और वो चीज़ें यूज़ करने लगते हैं। ये कितना खतरनाक साबित होता है? देखिए, अगर आप आजकल एआई की हमने बात की तो एआई पे सब कुछ मिल जाता है। आप बोलो अब मेरी ब्लड ग्लूकोज 150 है तो वो आपको ट्रीटमेंट भी लिख के दे देगा, पर वो ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत है या नहीं? अब 150 पे तो ये डायबिटीज़ की रेंज में आ गया, पर किसी का कभी एक आध बार 150 आया तो ही इज़ नॉट डायबिटिक। तो ये आपका डॉक्टर समझ सकता है। आप YouTube देख के गाड़ी चला नहीं सकते। YouTube पे आपको एक YouTube मीन्स एनी वीडियो आप की जो ड्राइविंग सिखाता है, तो वो देख के आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। वो तो आपको चला के ही, आप प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो सेम वे अपनी बीमारी का डायग्नोसिस डॉक्टर से करवाइए, खुद डॉक्टर मत बनिए। हाँ, डॉक्टर बन जाएं तो फिर खुद करिए। सर व्हाट द लास्ट टिप एंड ट्रिक्स यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? जितना आप नेचुरल खाने पीने में नेचुरल चीज़ों का उपयोग करेंगे, जितना रॉ फूड का उपयोग करेंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जितना रिफाइंड और आर्टिफिशियल फूड्स को अवॉइड करेंगे, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। चैट जीपीटी से अपने डिसीज़ को डायग्नोज करके और उसे फिर ट्रीटमेंट ना करें, साथ ही जो शुगर फ्री वाला लेबल आपके पास मिठाई आती है उसे भी आप देख करके खाएं। ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में सर ने अंतर बताया, उसको जो कि आप ब्राउन शुगर ज़्यादा लें और वाइट शुगर को थोड़ा सा आप एलिमिनेट करें अपनी लाइफस्टाइल से। वहीं इसी के साथ साथ नेचुरल लाइफ जीने की ज़्यादा कोशिश करें। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।